हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में हमने समास पढ़ा और इसके भेद हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, समास क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। अब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को हम समास कहते हैं, और इस मेल में जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होता है। तो दो से ज्यादा शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को जब आप संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं, वही आपका समास कहलाता है। भाषा में जो संक्षिप्तता है, यानी कि वो जो है बहुत ही आवश्यक है, और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात और पूर्ण बात कही जा सकती है। समास का जो उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। और जैसे यहाँ पर आप देखिए, दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग हुआ है, और इसी दिन रात को आप समास रूप में लिख सकते हैं, दिन डैश रात। तो हमने इसको छोटा कर दिया। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जो नवीन शब्द बनेंगे उसे आप सामासिक या समस्त पद कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपका दिन रात है डैश करके, ये आपका समस्त पद कहलाएगा, ये आपका सामासिक पद कहलाएगा। फिर सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले जो विभक्ति चिन्ह आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। और जब आप फिर से इस शब्द को तोड़ेंगे और विभक्ति चिन्हों को लिखेंगे, उसको विग्रह कहा जाता है। जैसे आप समास संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर समास विग्रह किया जाता है। जैसे धन संपन्न एक समस्त पद है और धन से संपन्न इसका विग्रह है। ठीक है। रसोई घर समस्त पद का विग्रह करने पर आपको रसोई के लिए घर। तो इन चारों से मिल करके आपके पास यहाँ पर एक संक्षेप में या संक्षिप्त रूप इसका क्या है, रसोई घर। ठीक है। आगे हमने यहाँ पर समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, एक आपका पूर्व पद और दूसरा आपका उत्तर पद होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। समस्त पद आपके पास जैसे पूजा घर है, इसमें पूजा आपका पूर्व पद है और उत्तर पद आपका घर है, और इसका समास विग्रह जब आप करेंगे तो पूजा के लिए घर। ठीक है। ऐसे ही माता पिता, इसमें पूर्व पद माता और उत्तर पद आपका पिता। माता और पिता समास विग्रह हो गया। नवरत्न, नव पूर्व पद, रत्न आपका उत्तर पद। 9 रत्नों का समूह। हस्तगत, हस्त और गत, यहाँ उत्तर पद आपका गत है और पूर्व पद आपका हस्त है। यानी कि पहले वाले पद को आप पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं, किसमें, समास में। ठीक है। हमने यहाँ समास के भेद आपको बताए हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, देखिए इसके पूर्व पद और उत्तर पद, इसको आप प्रथम पद भी कहते हैं, ये आपका प्रथम पद भी कहलाता है, और ये आपका द्वितीय पद भी या उत्तर पद, द्वितीय या उत्तर पद इसको कह सकते हैं। इसको पूर्व पद या प्रथम पद आप कह सकते हैं। समास के यहाँ पर आपको 4 भेद, देखिए 6 भेद होते हैं, लेकिन ये जो 4 भेद हैं ये इसके प्रथम पद और उत्तर पद के उसके जो है प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर आपको बताया गया है। तो देखिए मुख्यतः इसके 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता और अप्रधानता के विभागत्व, यानी कि प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद हुए हैं। साथ में अन्य स्वतंत्र रूप में इसके 2 और भेद हैं। तो टोटल मिलाकर के कुल इसके 6 भेद होते हैं, किसके, समास के। ठीक है। जिसमें आपका पहला है अव्ययी भाव समास। तो इसी में संक्षेप में दे दिया है कि जिस समास में पहला पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होगा वो आपका तत्पुरुष कहलाएगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वो आपका द्वंद्व कहलाएगा। और जिस समाज में कोई भी प्रधान न हो वह आपका बहुव्रीहि कहलाता है। तो ये 4 इसकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद हुए हैं। ठीक है। अब तत्पुरुष समाज के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। सॉरी, जो आपके तत्पुरुष के 2 अलग से भेद हैं समास के, इसको तत्पुरुष की जगह पर हम समास लिखेंगे। समास के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद
स्वीकार किए गए हैं, जिसमें आपका कर्म धाराएं और द्विगु समास, ये हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हम इसको एक रिवाइज के तौर पर चलेंगे। तो देखिए पहला जो आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह सदैव एक सा रहता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, विग्रह करने पर, यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। ठीक है, फिर देखिए प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। अपवाद हैं हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है, परंतु समस्त पद उसका क्या कहलाता है, वो अव्यय की तरह क्या करता है, प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, ठीक है, और दूसरा है रातों रात। ठीक है, तो ये आपने कल की क्लास में भी आप लिख चुके हैं इसे। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास, हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस समास में आप पहला पद गौण होता है, इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, आपने कारक पढ़े हैं, आपने कारक के चिन्हों को पढ़ा है। ठीक है, अब कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 भेदों, तो यहाँ पर आगे क्या कहा है, सबसे पहले तो हमें तत्पुरुष समास की परिभाषा जाननी है कि तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें पहला पद गौण होता है और दूसरा पद आपका प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद हैं। जो आपका तत्पुरुष समास है ये पुनः 6 भेदों में विभाजित है, इसके भी 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। अब यहाँ पर देखिए कारक के 8 भेद हैं, जिनमें आप कर्ता और संबोधन को छोड़ेंगे। कर्ता आपका पहला भेद है, संबोधन आपका अंतिम 8वां भेद है। तो इन दोनों को छोड़कर इसी के आधार पर जो अन्य आपके क्या हो जाते हैं, कारक चिन्ह हैं, उनका यहाँ पर लोप होता है या उनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए पहला कर्ता आपने छोड़ दिया, तो कर्म तत्पुरुष, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, तो ग्रामगत, इसका जो समस्त पद है ये ग्रामगत। तो समास में 2 पद होते हैं, जब आप 2 पदों का एक साथ लिखते हैं, उसको संक्षेप में लिखते हैं, तो वो आपका समस्त पद कहलाता है। यहाँ पर आपका ग्रामगत समस्त पद है। अब इसका विग्रह करेंगे तो ग्राम को गया हुआ, तो को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है और विभक्ति चिन्ह ये कर्म का है, कर्म तत्पुरुष का है। तो यहाँ पर जहां भी आपको विग्रह करने पर को चिन्ह मिले तो वहां आप क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, दूसरा है पद प्राप्त, पद को प्राप्त, फिर से को आया, इसका विग्रह करने पर आपको पुनः को विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ है। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यथ यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसे, तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन छोड़ कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद हुए हैं। इसमें आप लिखिएगा पहला भेद है इसका क्या, क, कर्म तत्पुरुष, इसकी विभक्ति चिन्ह है, देखिए कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, यहाँ पर को का लोप होता है और पुनः जब आप को का इसका विग्रह करते हैं तो आपको को मिल जाता है। जैसे ग्रामगत था तो हमने यहाँ ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त था तो पद को प्राप्त, सर्व प्रिय था तो सर्व को प्रिय, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। ठीक है, तो ये आपने नोट करें इसे। इसके बाद देखिए कर्म तत्पुरुष के बाद देखिए आपके पास
कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये आपके कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। इसके बाद शरणांगत, शरण को आया हुआ, और सर्वप्रिय यानी कि सर्व सभी को प्रिय। तो यहाँ सभी में को चिन्ह आया है इसका विग्रह करने पर, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, कर्म तत्पुरुष है। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष। तो करण से चिन्ह का यहाँ पर लोप होता है, क्योंकि करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। यहाँ पर समास में इसका लोप होता है, विग्रह करने पर पुनः आपको से मिल जाएगा। देखिए भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। दूसरा है बाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया या लिखी। बाढ़ पीड़ित या बाढ़ से पीड़ित। तो ये आपका यहाँ पर देखा, जब आपने इनका विग्रह किया, विग्रह करने से आपको से विभक्ति चिन्ह मिल गया। अर्थात यहाँ पर आप परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर कि करण तत्पुरुष समास। अब समझना है इसे, लिख करके आपको इसकी परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाएगी। आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है या इसमें कौन सा समास है, या बाणाहत में कौन सा समास है, हस्तलिखित में कौन सा समास है, ये पूछा जाता है और आपको ये बताना होता है कि इसमें कौन सा समास है। तो परिभाषा की यहाँ आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिएगा कि जहाँ करण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो और वहां पर आपका क्या होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप शब्द का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो आपको वो चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है, वो चिन्ह आपका को हो सकता है, से हो सकता है, के लिए हो सकता है। उन चिन्हों के आधार पर ही आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो जब हस्त लिखित है तो इसको विग्रह करके आपको पता चलेगा हस्त से लिखित, तो यहाँ से चिन्ह आया है, तो आप समझ जाएंगे इसमें करण कारक। अब इसके लिए आपको कारकों के चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, उसको तो आप याद कीजिएगा। थर्ड है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। क्या है, के लिए है। इसी के आधार पर संप्रदान तत्पुरुष भी है कि वह तत्पुरुष समास जिसमें क्या, के लिए चिन्ह का लोप होता है, या संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, के लिए। तो गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो आपने जब विग्रह किया तो आपको के लिए चिन्ह मिला। क्या मिला, के लिए चिन्ह। राह खर्च, राह के लिए खर्च, के लिए चिन्ह। ठीक है, बालामृत, बालामृत बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपने जिन भी शब्दों का समास विग्रह किया है, यहाँ विग्रह हो रहा है, समास विग्रह हो रहा है। विग्रह करने पर आपको पुनः से उसके विभक्ति चिन्हों को आप देख पा रहे हैं, आपको विभक्ति चिन्ह मिल रहे हैं। अर्थात संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, या के लिए चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष आ जाता है। तो कारकों के चिन्हों, भेदों, जो भेद हैं उनके चिन्ह, कर्ता नहीं आता है, संबोधन नहीं आता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अब यहाँ पर पृथकीकरण के लिए आता है। देखिए यहाँ पर दो से आ गया है। कौन कौन से? एक तो करण के लिए आया था, ठीक है, तो भाव से पूर्ण, बाण से आहत, हस्त से लिखित। अब यहाँ अपादान में आपको पृथकीकरण करेगा, अलगाव बताएगा, अलग होने के लिए बताया जाएगा। तो अर्थ में ये पृथकीकरण को बताएगा। पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप होता है। से का मतलब एक तो होता है से पूर्ण यानी कि उससे भरा हुआ, और दूसरा होता है से कि वो उस चीज से अलग हो रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, देश निकाला, देश से निकाला, तो देश से अलग कर देना। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो यहाँ सभी चीजों से अलग हो रहा है। देश से निकाला, देश से बिल्कुल अलग होना, पृथक होना। बंधन से मुक्त होना, फिर
पथ से भ्रष्ट होना यानी अलग हो जाना, ऋण से मुक्त होना, ऋण से बिल्कुल पृथक होना या अलग होना, ठीक है ना। तो अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है, वह समास जिसमें किसका, अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहा जाता है। यहाँ से का मतलब अर्थ जो है पृथकीकरण से है, अलगाव से है, अलग होने से है। तो इसके आप सभी उदाहरण लिखिएगा। देश निकाला, बंधन मुक्त, पथ भ्रष्ट और ऋण मुक्त। तो ऋण से मुक्त यहाँ पृथकीकरण को ये बता रहा है। चलिए, तो अपादान तत्पुरुष समास जिसमें किसका, अपादान तत्पुरुष कारक के विभक्ति का चिन्ह का लोप होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, तो सब में आप परिभाषा लिखना चाहें या फिर इतना सफिशिएंट है, इसको आप लिखें तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपादान जहां पर से जो पृथकीकरण के लिए, अलग होने के लिए यहाँ पर चिन्ह प्रयोग होता है, यह आपका अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो इसके आपने सभी उदाहरण भी लिख लिए होंगे। अब इसके बाद आपका आ जाता है संबंध तत्पुरुष कारक। समास लिखें यहाँ, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिए इसमें का, की, के, जब भी हम किसी का संबंध बताते हैं तो का, की, के प्रयोग किया जाता है, उसकी या उसके, उसका, इस प्रकार से। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष समास क्या बताता है, का, की, के चिन्ह का जहां पर लोप हो, सीधे हम इसको बिल्कुल संक्षेप में लिखें कि इसमें का, की, के चिन्हों का लोप होता है, या फिर दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं कि वह समास जिसमें किसके, संबंध कारक के चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का लोप हो, वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, गंगा जल ये है एक समस्त पद, गंगा जल एक समस्त पद है। अब इसको जब आप अर्थ लिखेंगे, इसका विग्रह करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया है, गंगा का जल। तो गंगा और जल का आपस में यहाँ पर संबंध है। ठीक है, तो का चिन्ह ये बताता है कि गंगा और जल का संबंध है। किसका जल, गंगा का। ठीक है, गंगा का जल या जल किसका, गंगा का। तो आपस में संबंध है यहाँ पर गंगा और जल का। ठीक है, लिखिएगा इसे। ठीक है, अब आगे देखिए नगर सेठ। तो नगर का सेठ, तो यहाँ पर संबंध बताया गया है, कहाँ का सेठ, नगर का। ठीक है, सेठ कहाँ का है, नगर का। नगर का क्या है, सेठ है। तो ये आपस में एक दूसरे को संबंध बता रहे हैं। ठीक है, राजमाता, राजा की माता। तो राजा की माता, तो राजा का संबंध और राजा और माता का संबंध है, नगर और सेठ का संबंध है, गंगा और जल का संबंध है। साथ में देखिए जलधारा, जल की धारा, जल और धारा का आपस में संबंध है। ठीक है ना, तो ये आपका संबंध कारक का क्या है, ये यहाँ पर कुछ उदाहरण है, ये समस्त पद है और ये इसका समास विग्रह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मतदाता, मत का दाता, मत को देने वाला मतदाता। ठीक है, तो मतदाता, तो इन दोनों का भी आपस में संबंध है, इन दो शब्दों का आपस में संबंध है ना। तो अब आप समझे कि संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें का, की के चिन्हों का लोप हो, या फिर आप इसको शब्दों के अर्थों से भी समझ सकते हैं कि जहां आपको संबंध बताया जाए। चलिए, इसके बाद आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में और पर, अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में और पर। तो देखिए वह समास जिसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब अधिकरण जो आपका कारक चिन्ह है वो क्या है, में या पर। ठीक है, जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, चिन्ह क्या आया, में।
आप बीती, आप पर बीती। तो देखिए दो चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है क्योंकि अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, में और पर। ठीक है, तो दो चिन्ह का जहां लोप हो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास। सीधे सीधे आप चिन्हों को याद करके इससे कर सकते हैं। आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, ये आपके अधिकरण तत्पुरुष समास के क्या है, यहाँ पर आपको उदाहरण दिए हुए, इनको लिखिएगा। इस प्रकार से जो आपके तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, और ये जो है ना, ये सभी आपके किसके आधार पर, ये जो कारक चिन्ह हैं, जो कारक के भेद हैं, उन्हीं के आधार पर इसके भी 6 भेद हुए हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं क्योंकि आपके कारक के 8 भेद हैं जिसमें कर्ता और संबोधन को हमने छोड़ दिया है, और उसके अलावा यहाँ पर सभी उन्हीं के आधार पर ये जो है इसके भी 6 भेद हुए हैं। सबसे पहला आपका कर्म तत्पुरुष है जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। इसका समास विग्रह करने पर आपको को चिन्ह मिल जाता है, तो आप क्या कहेंगे, वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसके दूसरा यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह जहाँ से चिन्ह का लोप होता है वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। और जहां पर थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष समास, जहाँ के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है वहां पर आपका क्या आ जाता है, वहां पर आपका आ जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाता है। अपादान, इसके बाद आपका घ है अपादान तत्पुरुष समास। तो जहां से जो आपका पृथक या अलग होने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका क्या है, सी, अपादान तत्पुरुष समास। और संबंध तत्पुरुष समास जहाँ का की के चिन्हों का लोप होता है, और साथ में अधिकरण तत्पुरुष समास जहाँ में और पर चिन्हों का लोप होता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 6 जो भेद हैं किसके, तत्पुरुष समास के, इन सभी भेदों को आप लिखिएगा। चलिए नोट करें इसे। चलिए, तो यहाँ पर आप 2 समास पढ़ चुके हैं जिसमें आपका पहला है अव्ययी भाव समास। तो देखिए प्रधानता के आधार पर जो आपका अव्ययी भाव समास है इसमें प्रथम पद आपका प्रधान होता है और द्वितीय पद आपका गौण होता है। तत्पुरुष समास की हम बात करते हैं, जो आपका दूसरा भेद है, इसमें आपका प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद आपका प्रधान होता है। इसके भी 6 भेद हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो आपके कारक के जो भेद हैं उन्हीं के आधार पर इसके 6 भेद हुए हैं। तो 6 भेद में आपका कर्म हो गया, करण हो गया, आपादान, संप्रदान, संबंध। ठीक है, तो ये सभी आपके अधिकरण, ये आपके इसके 6 भेद हैं। अब तीसरा है यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, तो तीसरा भेद है कर्मधारय समास। इस समास में पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। ठीक है ना। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है, देखिए मैं यहाँ वाक्य लिखूं, आम मीठा है, आम मीठा है। ठीक है, आम मीठा है। विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और विशेष्य किसे कहा जाता है ये हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए आम मीठा है, कौन मीठा है, आम मीठा है। तो यहाँ मीठा शब्द विशेषण है, मीठा शब्द आपका क्या है, विशेषण है। और ये विशेषता किसकी बताता है, आम की। विशेष्य किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है। आम की विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पर विशेष्य आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। विशेष्य आपका आम हो जाएगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है, और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे। अब आम आपका क्या है, एक संज्ञा भी है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लें तो ये आपकी संज्ञा है। सॉरी, आम यहाँ पर आपका संज्ञा भी है। ठीक है ना, संज्ञा भी है, और साथ में मीठा शब्द आपका विशेषण है ना। तो अब इस समाज में हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समाज की। क्या कहा, इसमें पहले और दूसरे पद में,
यानी कि जो पहला पद और दूसरा पद, हमने यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद की बात की कि जब आप समास करते हैं तो आपके पास एक उत्तर पद होगा, एक पूर्व पद होगा। तो इसमें जो पहला पद है वो विशेषण होगा, दूसरा आपका विशेष्य होगा, या उपमा और उपमान का संबंध होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस समास में विशेष्य और विशेषण होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कर्मधारय समास में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नई चीज सीखी, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। इतना आपने लिख लिया है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, समस्त पद है विशेषण और विशेष्य। समस्त पद में आपका महापुरुष है, ठीक है। तो महान है जो पुरुष, विग्रह करने पर महान है जो पुरुष। तो महान कौन है, ये तो इस विशेषता बताई गई है, किसकी, पुरुष की, है ना। तो महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर महान कौन है, पुरुष है। तो पुरुष आपका विशेष्य है और विशेषण क्या है, महान है। तो महा आपका विशेषण हो गया और पीछे से आपका विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर देखिए पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो पीतांबर इसका विग्रह करने पर पीला है जो अंबर, पीला यहाँ पर आपका विशेषण है और अंबर आपका, अंबर की विशेषता बताई गई है तो अंबर आपका विशेष्य है, ठीक है। साथ में देखिए प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, उसे क्या कहते हैं, प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। तो देखिए यहाँ पर प्रिय है जो प्राणों को, ये आपका विशेषण और विशेष्य है, ठीक है। उपमा, उपमेय और उपमान, चंद्र वदन, तो चंद्रमा के समान वदन, तो यहाँ पर उपमा और उपमेय आपको मैंने अलंकार में पढ़ाया था, ठीक है। कमल नयन, तो कमल के समान नयन, विद्याधन, विद्या रूपी धन, भव सागर, भव रूपी सागर, और मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। तो ये है आपका। और देखिए इसको आप नोट करें और साथ में इसके कुछ और उदाहरण आप लिखिएगा, किसके, जो आपका यहाँ पर विशेषण और विशेष्य जो समस्त पद है, और साथ में इसका विग्रह भी हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, इसके नेक्स्ट जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।